Good morning, student. I hope you are fit and fine at your home and enjoying in your life. I welcome you in this online video class, SMS School, Manda. So, dear student, we are going to learn in this today class tenses. It is a very unique topic. It is a very special topics of English language. आप सबने इस टॉपिक को पहले भी पढ़ा होगा, बहुत बार आप पढ़ते आ रहे होंगे, छठी क्लास में पढ़ा होगा, सातवीं में पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अभी भी टेंस अच्छे से नहीं समझ में आता है। तो आज हम टेंस टॉपिक को अध्ययन करेंगे, टेंस टॉपिक को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये हमारा जो टॉपिक है टेंस का, ठीक है, टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं काल। हिंदी में टेंस को कहा जाता है बेटे, काल कहा जाता है, ठीक है। टेंस है क्या, यानी हम टेंस को पढ़ते क्यों हैं, टेंस किस काम में हमारे, किस लिए हमारे काम में आएगा टेंस को। तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य किस समय किया गया, ठीक है, टेंस के माध्यम से हमको पता लगता है कि किसी भी व्यक्ति ने कोई भी जो कार्य किया वो कब किया था, यानी कि कल किया था, कल करेगा या आज करेगा, ठीक है। वो उसकी जानकारी हमको कौन देता है, टेंस देता है। मुख्य रूप से जो टेंस होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं बेटे, ठीक है। ये सब पता है आपको कि हमारा जो टेंस होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। टेंस को 3 भागों में डिवाइडेड किया जाता है। पहला आपका होता है प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट, TENSE, प्रेजेंट टेंस। हिंदी में इसको कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल, या इसको समझ सकते हो आज, या जैसे कि अगर मैं आज की बात करूं तो जैसे कि हमारी आज तारीख है 4, तो ये है हमारा प्रेजेंट टेंस। सेकंड हमारा टेंस होता है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, इसको हम कहते हैं भूतकाल। पास्ट टेंस इसको भूतकाल कहते हैं, या इसको हम कहते हैं बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। जैसे कि कल बीता हुआ 3 तारीख थी हमारी, तो 3/7/2020, ये हो गया हमारा पास्ट टेंस। इसी प्रकार से तीसरा टेंस होता है हमारा फ्यूचर टेंस। कौन सा होता है बेटे, फ्यूचर टेंस, इसको हम कहते हैं भविष्य काल। क्या कहते हैं बेटे, भविष्य काल, या कहेंगे आने वाला कल, आने वाला कल, जैसे कि 5/7/2020, ठीक है बेटे। दोबारा से आप सुने, टेंस क्या होता है, जो हमको बताता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा कार्य किस समय किया गया, किस समय किया जाता है, उसकी जानकारी हमको टेंस देता है। टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस बीता हुआ कल यानी कि भूतकाल, और फ्यूचर टेंस आने वाला कल और भविष्य काल, ठीक है। अब कोई सा भी पार्ट, यानी टेंस के ये 3 पार्ट हैं, कोई भी जो पार्ट होता है, ठीक है, जैसे कि मैं अगर प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो प्रेजेंट टेंस के भी मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं बेटे, 4 भाग होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का पहला भाग होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट। कौन सा होगा बेटे, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, या इसको सिंपल टेंस भी हम कह सकते हैं, सिंपल टेंस या इंडेफिनेट टेंस। सेकंड होगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। तीसरा होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है बेटे। ये प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। जिस प्रकार से प्रेजेंट के 4 भाग हैं, उसी प्रकार से पास्ट के 4 भाग होंगे और फ्यूचर के भी 4 भाग होंगे, ठीक है। इनके नामों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। केवल जिस प्रकार से यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या सिंपल टेंस है, इसका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल, इसका हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनेट या सिंपल। इसी प्रकार यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस है, तो इसी प्रकार से हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसी प्रकार से होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट होगा और फ्यूचर परफेक्ट होगा।
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसी प्रकार से हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको टेंस का जो बंटवारा मैंने किया है, टेंस का जो क्लासिफिकेशन मैंने किया है, इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, तो हेयर आर 4 काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, एंड प्रत्येक पार्ट, आपका जो प्रत्येक पार्ट है उसके कितने पार्ट होते हैं बेटे? 4 पार्ट होते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे कितने टेंस हो गए बेटे? 12 हो गए। ठीक है, टेंस के कितने पार्ट हो गए? 3। प्रत्येक के कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं। और कुल मिलाकर के कितने हो गए बेटे? 12। कुल मिलाकर के कितने भाग हो गए आपके? 12 हो गए। और अब हम प्रत्येक टेंस के पहले भाग को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो देखिए अब आप आगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल टेंस। ठीक है बेटे, आपको इस टेंस को समझने के लिए कुछ मूलभूत बातें जो आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो आपको ध्यान रखनी है इस टेंस की आप पहचान कैसे करोगे, यानी इस टेंस की आपको पहचान कैसे करनी है। तो कोई भी जो वाक्य लिखा हुआ है उसके अगर अंत में, कहाँ पर बेटे? अंत में। ठीक है, किसके? वाक्य के अंत में आपको देखना है अगर ता है, ती है या ते हैं। ठीक है, क्या बेटे? ता है, ती है, ते है, ये अगर वर्ड आपको मिलते हैं, ता है, ती है, ते है, तो आप समझ जाएंगे कि वो कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल टेंस। इसी प्रकार से आपकी इंग्लिश में ये पहचान हो गई, आपकी हिंदी में। इंग्लिश में आपकी पहचान क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। कैसे आप पहचान करोगे? हेल्पिंग वर्ब यानी कि HV। ठीक है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डज और डू। आपको ध्यान रखना है इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डज और डू। यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब है। 2 हेल्पिंग वर्ब किस लिए है? क्योंकि यहाँ पर हमारे सब्जेक्टों को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। सब्जेक्ट एक तो होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन सब्जेक्ट, जब किसी भी काम को करने वाला एक ही व्यक्ति होता है, जैसे कि ही, सी, इट या किसी का नाम, तो वो एक वचन सब्जेक्ट होता है। और जब इसी काम को करने वाले व्यक्ति 2 हो जाते हैं या 2 से अधिक हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि दे, वी, यू, तो वो बहुवचन सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो डज जो है वो हमारा एक वचन कर्ता के साथ, किसके साथ? एक वचन कर्ता के साथ क्या आता है बेटे? डज आता है। और डू जो है वो आता है हमारा बहुवचन कर्ताओं के साथ। डू जो है वो आता है हमारा बहुवचन कर्ताओं के साथ। अब एक वचन कर्ता क्या होते हैं? जैसे कि ही है, सी है, इट है या नाम है। ठीक है, या किसी का नाम दे रखा हो, जैसे राम है, सीता है, गीता है, बबीता है, सलमान है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? एक वचन कर्ता। और बहुवचन कर्ता क्या होते हैं आपके? बहुवचन कर्ता में आ गया आपका वी, यू, दे, राम एंड श्याम, तो ये आपके होंगे बहुवचन कर्ता। ठीक है बेटे, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपकी हिंदी में पहचान हो गई, किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या सिंपल टेंस होता है। इंग्लिश में आपकी पहचान हो गई हेल्पिंग वर्ब के रूप में। क्या लगाना है आपको? डज और डू लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है बेटे? डज और डू लगाना है। डज लगेगा एक वचन कर्ताओं के साथ, और एक वचन कर्ता ही, सी, इट या किसी का नाम, और बहुवचन कर्ता के साथ लगेगा डू। बहुवचन कर्ता होते हैं वी, यू, दे या राम एंड श्याम, सीता और गीता, इस प्रकार से। ठीक है, एंड थर्ड चीज़ होती है आपकी मुख्य वर्ब या मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होती है? जो भी आप कार्य करते हो वही आपकी मुख्य क्रिया होती है। और मुख्य क्रिया इस टेंस की होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की क्या लगानी है बेटे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है इस टेंस में। ठीक है, और प्लस एस या ईएस भी आपको लगाना है। क्या लगाना है बेटे? एस या ईएस आपको लगाना है। बस आपको ये 3 चीज़ यानी कि ये 3 बातें आपको ये याद रखनी है कि पहचान कैसे करोगे। ता है, ती है, ते है से हेल्पिंग वर्ब डू और डज, और मुख्य क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है, प्लस में एस या ईएस लगाना है।
यहाँ तक उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं वाक्यों की। वाक्यों के प्रकार, वाक्यों के प्रकार। ठीक है बेटे, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। कितने प्रकार के वाक्य होते हैं बेटे? 5 प्रकार के वाक्य होते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, पहले वाक्य होता है आपका साधारण वाक्य। कौन सा वाक्य होता है बेटे? साधारण वाक्य। ठीक है, दूसरा वाक्य होता है आपका नकारात्मक वाक्य। दूसरा वाक्य किस प्रकार का होता है? नकारात्मक वाक्य। तीसरा वाक्य होता है आपका प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा वाक्य होता है आपका प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य। और 5वां वाक्य होता है आपका WH वर्ड वाक्य, यानी कि WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। तो आपके 5 प्रकार के वाक्य होते हैं: साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य और WH वर्ड वाक्य। ठीक है, साधारण वाक्यों को कहते हैं एडसर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है बेटे, या अफर्मेटिव सेंटेंसेस इसको आप कह सकते हो। दूसरा होता है नेगेटिव। कौन सा होता है बेटे? नेगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड होता है आपका इंटेरोगेटिव। थर्ड वाक्य आपका होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक और नकारात्मक तो इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। एंड लास्ट होता है आपका WH टाइप सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपके अच्छे से समझ में आई होगी कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं बेटे? साधारण वाक्य होते हैं, नकारात्मक वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य WH वर्ड वाक्य होते हैं, एसर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और WH टाइप सेंटेंस। अब आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर मैंने लिखा था मुख्य क्रिया लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ लगेगा S या ES। तो केवल S या ES इन्हीं वाक्यों में लगेगा। किन्हीं वाक्यों में लगेगा बेटे? केवल साधारण वाक्यों में ही आपको क्या लगाना है? S या ES लगाना है। क्या लगाना है? S या ES आपको केवल साधारण वाक्यों में ही लगाना है। ठीक है, अब देखो मैं एक बार लगा के दिखाता हूँ आपको S या ES को किस प्रकार से लगाना है। देखो साधारण वाक्य में पहले साधारण वाक्य लिखता हूं। मैंने लिखा राम पढ़ता है। यहां पर मैंने वाले वाक्य लिखा है राम पढ़ता है। सबसे पहले देखो पहचान मैंने बताई है आपको कि किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आ जाते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। तो यहाँ पर आया है आपका ता है, तो इससे कन्फर्म हो गया कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। स्पष्ट हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। ठीक है, अब जैसे ही हमको पता लगा कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, उसी प्रकार से आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज और डू। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी बेटे? डज और डू होती है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो वाक्य साधारण है। ये वाक्य साधारण है, इसकी आप कैसे पहचान करोगे कि ये वाक्य साधारण है? तो एक ऐसा वाक्य जिसमें केवल कर्ता और उसका कार्य दिया हो। क्या दिया हो? कर्ता और उसका कार्य, यानी एक ही सब्जेक्ट और उसका एक ही वर्क दिया हो तो वो साधारण वाक्य होता है। या आप स्पष्ट रूप से ऐसे भी समझ सकते हो कि जिस वाक्य में ना तो नहीं शब्द आए और ना ही किसी प्रकार का प्रश्नवाचक शब्द आए। प्रश्नवाचक शब्द मतलब क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, कब, ये शब्द नहीं आए और ना ही नहीं शब्द आए। इनके अलावा जो भी वाक्य होता है वो हमेशा एडसर्टिव या अफर्मेटिव या साधारण वाक्य कहलाता है। ठीक है बेटे, अब साधारण वाक्य को अब जब इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करोगे तो आपको 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, आपको देखना है आपका सब्जेक्ट कैसा है। मैंने अभी बताया कि सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सब्जेक्ट होता है सिंगुलर और एक सब्जेक्ट होता है प्लूरल। जब काम करने वाला एक व्यक्ति होता है तो सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, और जब काम करने वाले एक से अधिक व्यक्ति हो जाते हैं तो सब्जेक्ट हो जाता है हमारा प्लूरल। यहाँ पर केवल राम लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर। ठीक है बेटे, तो साधारण वाक्यों में पहली बात आपको नोट करके लिखना है, पहली बात आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखना है कि प्रेजेंट
इंडेफिनेट टेंस के साधारण वाक्यों में एस या ईएस लगता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी आपको ध्यान रखनी है, दूसरी आपको जो क्वालिटी आपको जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि एस या ईएस हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचनकर्ता के साथ ही लगता है। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर दो बातें निकल के आई कि प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के साधारण वाक्यों में ही एस या एस लगता है। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, नीचे के जो 4 वाक्य बच गए उनमें तो एस या एस लगेगा ही नहीं, केवल किस में लगेगा, साधारण वाक्यों में। और साधारण वाक्यों में भी कब लगेगा, जब यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, जब यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब ही एस या एस लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या एस नहीं लगेगा, सिंगुलर होने की कंडीशन में ही लगेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात और जो आपको याद रखनी है वो बात ये है कि यदि किसी वर्ब के अंत में, वर्ब मतलब जो भी कार्य किया जाता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वह उसकी वर्ब कहलाती है। ठीक है, कार्य किया जाता है, कार्य करवाया जाता है, कार्य की अवस्था होती है, वो सभी क्या होती है, वर्ब होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है पढ़ता, तो ये READ रीड यानी ये हमारी क्या है, वर्ब। ये क्या है बेटे, वर्ब। अब कैसे हम कंफर्म करें कि इसके लास्ट में एस लगेगा या ईएस लगेगा, क्या लगेगा बेटे, इसके लास्ट में एस लगेगा या ईएस लगेगा, ये भी हमको सीखना होगा। तो किसी भी वर्ब के अंत में यदि O E SH CH X Z ये अगर वर्ड आते हैं, कोई भी वर्ब आपके जो दे रखी है और उस वर्ब के लास्ट में, यहाँ पर जैसे लास्ट में डी दे रखा है, अगर डी ना हो करके O E S H C H X Z इनमें से कोई भी लेटर होता तो उसके लास्ट में हमको ES ऐड करना होता। ठीक है, तो अगर किसी भी वर्ब के अंत में ये वर्ड आ रहे हो तो क्या आता है बेटे, ES। अदरवाइज इनके अलावा कुछ भी आ रहा हो तो हमको ऑलवेज क्या लगाना पड़ता है बेटे, एस लगाना पड़ता है। ऑलवेज क्या लगेगा उस कंडीशन में, ऑलवेज क्या लगेगा, एस लगेगा। ठीक है, जैसे कि अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं। तो देखो सबसे पहले साधारण वाक्य है, कैसे पता लगाया, क्योंकि इसमें ना तो नहीं आ रहा है और ना ही क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, कौन, ये शब्द आ रहे हैं, तो ये वाक्य कैसा है, साधारण है। पहचान कैसे की कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, तो लास्ट में आप देख रहे होगे ता है, लास्ट में वर्ड क्या आ रहा है बेटे, ता है वर्ड आ रहा है, ता है, ती है, ते हैं, ये वर्ड आते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को डिनोट करते हैं। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, जिस प्रकार से इसमें सब्जेक्ट आ रहा है उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी सब्जेक्ट आता है राम। ठीक है, साधारण वाक्य है इसलिए हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं, क्योंकि साधारण वाक्य जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो हमारी पहचान के हिसाब से हमने सब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है। अब उसके बाद आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब है पढ़ना, पढ़ना को कहते हैं हम रीड, क्या कहते हैं बेटे, रीड। ठीक है, हो गया। सब्जेक्ट यहाँ एक वचन है इसलिए अब इसके लास्ट में एस या ईएस भी लगेगा। अब देखो ईएस लगेगा या एस लगेगा, अगर इनमें से कोई भी वर्ड होता लास्ट में तो ईएस लगाते, इनमें से कोई नहीं है तो एस लगेगा। डी देखो यहाँ पर आ रहा है डी, डी फॉर डॉग। अब इनमें डी नहीं है तो मैं लगाऊंगा एस और इट इज़ माई कंप्लीट। ठीक है, राम रीड्स, राम पढ़ता है। ठीक है बेटे, उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपके समझ में आई होगी। ठीक है, ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ और एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे कि देखो कुछ और एग्जाम देखो आप, वे दूध पीते हैं। ठीक है, साधारण वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है, अब दे मैंने लिख दिया दे, हेल्पिंग वर्ब डू और डज आएगी ही नहीं। यहाँ है कार्य क्या है, पीने का कार्य करते हैं तो दे ड्रिंक। ठीक है, अब देखना है आपको एस या एस आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, वाक्य साधारण है, एस या एस आ सकता है, आ सकता है। ठीक है, कब आ सकता है, जब यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो। लेकिन यहाँ पर दे प्लूरल हो गया इसलिए अब एस या एस नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पीते हैं, मिल्क, दूध।
तो MILK। तो दे ड्रिंक मिल्क, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा मैंने, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि नहीं लगानी है, उसके बाद मेन वर्ब में सिचुएशन के हिसाब से SEIS, और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो नहीं लगेगी, मेन वर्ब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो SEIS लगेगा, प्लूरल है तो नहीं लगेगा, और सबसे लास्ट में क्या लगा देंगे बेटे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल आप देखें ताकि तुम्हारे ये बात अच्छे से बिल्कुल समझ में आ सके। देखो, हम मंदिर जाते हैं। ठीक है बेटे, देखो हम मंदिर जाते हैं, हम वी जाते हैं, गो कहाँ, टेम्पल, वी गो टू टेम्पल। अब यहाँ पर SEIS नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर बहुवचन आया है वी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रवि बाजार जाता है, रवि बाजार जाता है, तो यहाँ पर आया रवि। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं क्योंकि वाक्य कैसा है, साधारण है, तो यहाँ पर आया रवि जाता है, गो कहाँ, बाजार, तो मार्केट, रवि गो, उसके बाद गो टू मार्केट। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट कैसा है आपका, सिंगुलर है, तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा ES, रवि गोज, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर O आया है तो ES लगेगा, रवि गोज टू मार्केट। तो आई होप आपकी ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये अब आपको लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपको घर पर करने हैं ताकि मैं समझ सकूं कि आपके ये जो वाली कंसेप्ट है जो आज मैंने आपको समझाई है, ठीक है, ये आपके समझ में आई है या नहीं आई है, ताकि नेक्स्ट जो क्लास होगी, ठीक है, उसमें हम इसको और अच्छे से समझ सकें। ठीक है बेटे, तो आज का आप होमवर्क नोट करें। वह गाना गाती है, हम खाना खाते हैं, सीता मंदिर जाती है, वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं, वह पत्र लिखता है। ठीक है बेटे, यहाँ पर मैंने आपको 5 सेंटेंस दिए हैं ताकि मैं समझ सकूं कि आपकी ये समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पर आपको वर्ब में लिख देता हूँ। गाना, गाना का होता है सिंग, ठीक है, खाना का होता है ईट, जाना का होता है गो, आपको ऑलरेडी पता है, खेलना का होता है प्ले, ठीक है, और लिखना का होता है राइट। ठीक बेटे, सो थैंक यू वेरी मच अगेन। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड इन दिस क्लास। ठीक है, एंड लास्ट आई विल से दैट स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वंस अगेन।